नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे अंगारक योग के बारे में कि अंगारक योग क्या होता है। मैंने अंगारक योग के बारे में एक वीडियो पहले भी बनाया है और उसमें मैंने अंगारक योग की डेफिनेशन दी है। काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर एक वीडियो और बनाएं जिससे कि कुछ अलग हमें पता चले। तो मैं उनके कहने पे एक वीडियो और बना रहा हूँ अंगारक योग के लिए। तो अंगारक जो योग है वो मंगल और राहु की युति से बनता है। तो आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है इसमें आप देख पा रहे हो कि चौथे भाव में धनु राशि में मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग जो है उसका इफेक्ट है कि व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है और जैसे उसका नाम है अंगारा वैसे ही अंगारा बन जाता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा अत्यधिक गुस्सा आता है, यानी गुस्सेल व्यक्ति को अंगारा बोलते हैं, यानी अंगारा हो जाता है। तो अंगारक योग उसको कहते हैं। मंगल राहु की युति से बनता है और मंगल केतु की युति से भी बनता है। तो अब हम इस अंगारक योग को फलित करेंगे। तो मेरा जो एस्ट्रोलॉजी करने का सिद्धांत है, ये वीडियो बनाने का, उसमें मैं जो है मैं कोई भी प्लेनेट है वो योगों का और उनके मतलब क्या नियम होते हैं उन पे बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि प्लेनेट की चाल क्या है, प्लेनेट कहाँ जा रहा है, क्या रिजल्ट सिग्निफाई कर रहा है और वो क्या रिजल्ट देगा, एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है। मतलब प्लेनेट जो बैठा है, जो उस भाव में बैठा है, यानी कि ये मंगल देवता जो है आप देख रहे हो धनु राशि में 4.3 डिग्री मूला नक्षत्र दूसरा चरण, इतना अगर कुंडली में लिखा होता है तो उसका कुछ अर्थ होता है। तो ये जो चीजें लिखी होती है तो उसके हिसाब से हमें उतनी ही सटीकता पे जाना पड़ता है। जब सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने इतनी चीजें लिखी है कि मंगल देवता है 4.3 डिग्री मूला नक्षत्र दूसरा चरण, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये क्या दे रहा है। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि 9th हाउस में मंगल राहु का युति बन रहा है। नाइन्थ हाउस जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें 30 डिग्री आती है और 30 डिग्री में 3 नक्षत्र आते हैं। तीनों नक्षत्रों के 3 अलग-अलग स्वामी हैं और हर नक्षत्र में जो है उसको डिवाइड करने पे एक अलग से एक उप नक्षत्र आता है, उसको और डिवाइड करने से एक उप नक्षत्र आता है। तो 30 डिग्री जो है वो बहुत कुछ है। उसमें हम एक जो आंसर देते हैं, काफ़ी सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजर है, काफ़ी किताबें हैं, उनमें आपको एक आंसर मिल जाएगा कि मंगल अगर चौथे भाव में है तो वो क्या करेगा। वो तो वो माता के साथ बनने नहीं देगा, माता के साथ अलगाववादी व्यवहार कराएगा। ये थ्योरियां है जो मतलब सही नहीं है। सही भी है, सही नहीं है। सही उनके लिए है वो बाकी चीज़ों की भी गणित करते हैं, काउंटिंग करते हैं। लेकिन जब वो यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं और काफ़ी जो लोगों को मतलब फ्री में सिखाने के लिए वीडियो लगाते हैं, तो उनमें वो जो ट्रिक्स हैं वो नहीं बताते हैं। वो ट्रिक्स क्या चीज़ है? ट्रिक्स है कि वो सिर्फ इतना ही नहीं देखते हैं कि इस भाव में है तो क्या दिख रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं कि उसको कौन देख रहा है, वो कितनी डिग्री पे है, तो वहाँ पे उसका जो नक्षत्र लोड है उसको उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वो उसके स्वामी का रिजल्ट लेते हैं। षडबल में क्या दे रहा है, अष्टावक्र में कितने पॉइंट मिले हैं, ये सारी चीजें और वो काउंट कर लेते हैं और गोचर में कहाँ चल रहा है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं। उनका रिजल्ट अलग होता है और जो हम लोग टीवी पे वीडियोस में देखते हैं उनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि थ्योरियाँ जो है वो सारी सही है, लेकिन हमको जो सिखाया जाता है फ्री में, वो जो चीज़ है वो उनकी जो थ्योरी है वो आधी अधूरी होती है। वो बताते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये नहीं है कि मैं भी सारी चीज़ें बताता हूँ या नहीं बताता हूँ, मेरी बात अलग है। लेकिन मैं जो है वो नॉलेज है वो आपके सामने रखता हूँ। जो मेरे को आता है मैं कंप्यूटर पे और मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है उस पे मैं एक-एक चीज़ को निकाल के दिखाता हूँ। तो हो सके जितना मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि लोगों को फ्री में कुछ सीखने को मिले और अच्छा मिले, तो आधा-अधूरा ना मिले। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा ये जो चैप्टर है अंगारक योग। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको ये भूल जाएँगे कि ये मंगल राहु की युति बन रही है। हम इसमें दोनों भावों के रिज़ल्ट निकालेंगे, फिर हम उसको महादशा से कनेक्ट करवाएँगे। इसमें बहुत से रिज़ल्ट और भी हैं, गोचर के ऊपर हैं और भी काफ़ी रिज़ल्ट आते हैं दूसरे दशाओं में, दूसरी दशाओं को भी। लेकिन हम सिर्फ़ 2 ही प्लैनेट का रिज़ल्ट निकालेंगे और उनके प्लैनेट के रिज़ल्ट
उन्हीं की अंतर दशाओं पे कनेक्ट करा के दिखाएंगे उनके रिजल्ट। तो अब पहले हम मंगल देवता के रिजल्ट निकाल दें। तो मैं इसमें चलित भाव कुंडली का यूज लूंगा, और ये जो चलित भाव कुंडली आपके सामने आ रही है, मैं इसका यूज लूंगा, और इसमें मैं आपको ये सिग्निफिकेटर जो है उनका यूज लूंगा। और इसमें मैं एक चीज और बताता हूँ, प्लेसिडस सिस्टम जो कस्पल सबलोड कुंडली है, कस्पल सबलोड है, उनका यूज लेंगे, क्योंकि उनसे हमें प्लेनेट के जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता चलता है। और ये के कृष्णमूर्ति पद्धति का सिद्धांत है, केपी सिस्टम जिसको हम कहते हैं। और मैं केपी सिस्टम की जो ज्योतिष करता हूँ। तो मेरी जो थ्योरी है वो आपको काफ़ी केपी सिस्टम से मिलेगी नहीं, पूरी पूर्ण नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ वर्ड जो है उनके नहीं बोलता हूँ। जैसे वो लेते हैं कि 9वें भाव का कस्पल सबलोड जो है वो 5वें भाव के स्टार लोड से संबंध बना के 9वें भाव को सिग्निफाई करता है। तो ये जो बोलने में कुछ अजीब सा लगेगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा और वो सीख नहीं पाएंगे। तो मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ये मत सोचना कि मेरा जो कृष्णमूर्ति का सिद्धांत है वो अधूरा है या जैसा भी, वो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ रिजल्ट निकालने से मतलब है। तो इसीलिए हम ये चीज़ को भी मायने में रखते हैं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपका सिद्धांत ना तो केपी से मिलता है ना पराशरी से मिलता है। तो ये जो चीज़ है वो है समझाने के लिए, कि समझाने में सब कुछ सरल हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो फ्री में इंटरनेट पे सीखते हैं। तो वो लोग हैं, ये जो टर्म्स है बोलने का, जैसे उसमें थीसिस थीसिस को हम ऐड करते हैं कि इसमें अब जैसे कि एमबीए का बताएं या पीएचडी का बताएं, तो उसमें अलग अलग थीसिस लग जाते हैं कि तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। हम सिंपल वे में चलेंगे, जिससे कि कोई काफ़ी लोगों को बिगिनर्स को सीखने में मदद हो। तो अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि मंगल देवता क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो मंगल देवता जो है यहाँ पे जन्म कुंडली में चौथे हाउस में है, और निरायण भाव चलित में तीसरे हाउस में है। और मंगल देवता की दोनों राशियां क्या रिजल्ट दे रही है, तो आपको ये देखना है इसमें प्लस कस्पल सबलोड में कि मंगल देवता की दोनों राशियां आ तो रही है क्या। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि तीसरे घर में आ रही है, और 8वें घर में आ रही है मंगल की मेष राशि। तो यहाँ पे मेष राशि भी 8वें घर में है और वृश्चिक राशि भी तीसरे घर में, यानी कि राशियां नहीं कटी है, और राशियां जो है वो पूरी की पूरी है। अब मंगल देवता क्या रिजल्ट दे रहे हैं, तो मंगल देवता जो है अपने ही घर में बैठे हैं, तो 8वां घर को सिग्निफाई कर रहे हैं और तीसरे घर को भी सिग्निफाई कर रहे हैं। तो सिग्निफाइंग टेबल से हम देख लेंगे। अब हम एक दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज लेंगे इसमें। हमारे पास ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसमें जो है वो है हाउसेस सिग्निफाइड बाय प्लेनेट। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे पास जो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है, हमारे पास जो ये सॉफ्टवेयर है कुंडली का, इसमें जो है वो सिग्निफिकेटर थोड़े से सही नहीं लगते मुझे, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पे जो मंगल है वो 4, 7 और 10 को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो केपी का सॉफ्टवेयर है पूरा, इसमें जो मंगल सिग्निफाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे मार्स है, वो तीसरे भाव को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है और मॉडरेट में 8वां भाव सिग्निफाई कर रहा है। तो हम तीसरा और 8वां भाव ही लेंगे, एक्चुअल जो है वो यही है। इसीलिए मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज ले रहा हूँ। मैं कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज लेता हूँ, मैं मिला जुला के ज्योतिष करने में विश्वास रखता हूँ कि जो अच्छा है उसे ले लिया जाए, चाहे वो किसी भी सिस्टम का और किसी भी पद्धति का क्यों ना हो। हमें रिजल्ट निकालना चाहिए, किसी का फायदा हो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये तीसरा और 8वां भाव हमने लिया है। उसके बाद हमने मार्स का ले लिया है। अब हमें देखना है कि मार्स यानी मंगल जो है वो किस नक्षत्र में है। तो आपको ये चीज़ें आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे मंगल के सामने मूला लिखा हुआ है, तो मूला जो नक्षत्र है वो है आपके केतु महाराज का। यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता है मूला किसका है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे मंगल देवता लिखा है। मंगल धनु राशि में 4.3 डिग्री गुरु की राशि है, यानी कि धनु है, और मूला नक्षत्र है वो केतु के नक्षत्र में, और उप नक्षत्र जो है वो चंद्र का है। तो इसके लिए हमने केतु के रिजल्ट और चंद्रमा के रिजल्ट लेने हैं। तो केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है, केतु जो है 10वां का सिग्निफाई कर रहा है, और वीक में चौथा, 7वां और 9वां कर रहा है। आप ये देखिए केतु की जो है रिजल्ट है वो इसमें सही नहीं निकलता। तो अगर आपको केतु का रिजल्ट निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू
प्रिडिक्ट राहु एंड केतु, तो उसमें आप 4 नियम हैं उसके हिसाब से केतु का निकाल सकते हैं। तो मैं 4 नियम जो जल्दी जल्दी यहाँ भी बता देता हूँ। पहला जो नियम है वो है कंजक्शन का, यानी युति। दूसरा जो नियम है एस्पेक्टेड बाय, यानी केतु को कौन देख रहा है। और तीसरा जो नियम है वो है किस घर में बैठा है। और चौथा जो नियम है वो है कि किस राशि में बैठा है। तो घर और राशि अलग अलग होते हैं। जैसे चौथा घर है तो जरूरी नहीं है कि उसमें ये कर्क राशि आएगी, उसमें राशि कोई और आ सकती है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो उस हिसाब से हमने केतु का रिजल्ट वो निकाल लिया है पहले। तो केतु का रिजल्ट भी निकाल लिया और मार्स का भी हमने यहाँ से ले लिया 3 और 8। और अब हमने ले लिए मून के रिजल्ट, जो मून यहाँ पे दे रहा है 3 और 11। हम तीनों रिजल्टों को लाइन वाइज लिख लेंगे तो हमें आसानी होगी। इसमें मैं अगर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद इतना होता है कि मैं अपनी पब्लिसिटी न करके आपको समझाऊं कि एक्चुअल में पोजीशन क्या बन रहा है सिस्टम, और रिजल्ट क्या दे रहा है। तो मैं इनको अच्छी तरह लिख लिया है। पहले मैं मार्स का लिखूंगा 3 और 8, उसके नीचे मैं केतु का लिखूंगा, उसके बाद मैं मून का लिखूंगा। तो मैंने ये ऐसे करके ये तीनों रिजल्ट लिख लिया, मार्स का 3 और 8, केतु का ये जो प्लेनेट आए हैं वो है। इनमें आपको सारे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतने भाव है मैं आपको समझा दूंगा कैसे आए हैं। और मून जो है वो तीसरा और 11वां दे रहा है। तो अब हमें राहु के रिजल्ट वो निकालने हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों से अंगारक योग बनता है। तो मैंने यही फॉर्मूला है राहु के रिजल्ट निकालने का। राहु यहाँ पे चौथा भाव दे रहा है और वीक में आपको ये दे रहा है 2, 9, 11। तो याद रखिएगा ये हम राहु का केतु की तरह ही रिजल्ट निकालेंगे। और उसके बाद हम निकालेंगे राहु किस नक्षत्र में है। तो यहाँ पे आप देखिए कि राहु महाराज पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। राहु महाराज पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो है आपके शुक्र महाराज का, शुक्र महाराज के नक्षत्र में है। तो राहु जो है वो रिजल्ट शुक्र के भी देंगे और उप नक्षत्र है उनको भी देंगे। तो उप नक्षत्र जो है वो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गुरु, यानी कि राहु धनु राशि में जो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है और शुक्र के नक्षत्र में और गुरु के उप नक्षत्र में। हम सिर्फ उप नक्षत्र ही लेंगे। राहु और केतु वक्रीय होते हैं, तो अभी हमें वक्रियों की बात नहीं करता हूँ, हम बाद में करेंगे। वक्री को आप कम यूज ले सकते हो, इतना मैं उनका जो रिजल्ट है वो कई जगहों पे है, वो अलग अलग थ्योरी है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो अब हम सिग्निफिकेटर में राहु के जो उप नक्षत्र यानी वीनस है, वीनस क्या दे रहा है 2, 9, 11 दे रहा है। यहाँ पे दूसरा घर, 9वां घर और 11वां घर सिग्निफाई कर रहा है। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर जो है वो चौथा, 9वां और 7वां और 9वां कर रहा है। तो हम यही सेम लाइन से इसमें लिख लेंगे वर्ड पेड में, ये हमारे लिए आसान होगा। तो अब हम मार्स को देखेंगे। तो मार्स क्या दे रहा है रिजल्ट। मार्स जो है वो 3 और 8 दे रहा है। 8वां घर जो है वो हमारा मतलब जो है एकांत का है, हमारे क्रोध का भी है, और हमारी जो है मतलब 8वां भाव जो है कुछ बुरा भाव माना जाता है। इसको हम बहुत सी बुरी चीजों के लिए देख सकते हैं। और 7वां भाव जो है वो जो है हमारे पार्टनरशिप का भी है। और हमारी जो है मतलब काफी लोग जो हैं इसको गुस्से का भाव भी मानते हैं कि गुस्सा किससे आता है। तो जो गुस्सा होता है, यानी कि जो गुस्सा होता है उसका जो केपी ने जो रूल बनाया है वो है 7, 8 और 12, यानी कि 7वां, 8वां और 12वां घर सिग्निफाई होता है अगर किसी प्लेनेट में। यानी प्लेनेट का मतलब हो गया कि प्लेनेट, नक्षत्र और उप नक्षत्र, तो तीनों चीजों को मिला के मैं प्लेनेट बोलता हूँ। तो कोई भी प्लेनेट अगर ये 3 चीजें सिग्निफाई करता है, जैसे कि यहाँ पे प्लेनेट जो दे रहा है वो 3 और 8 दे रहा है, नक्षत्र जो दे रहा है वो 7, 8 और 12 दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है। तीनों 3 जो घर है वो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी का भी मानते हैं कुछ लोग। तो अस्थिरता का भी घर है। तो जो गुस्सा होता है वो स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है। ये कुछ थ्योरियां हैं, आपको एक्सपीरियंस से मिलती है। जब जितनी कुंडलियों पे आप एक्सपीरियंस से यूज करते हो उसके थ्रू आपको नॉलेज आता रहता है। तो ये जो मेरी बताया है मैंने तीसरा घर, बहुत सारे लोग हैं इसको डिनाई कर देंगे क्योंकि तीसरा घर को यूज नहीं लेते हैं। इसमें तो ये मैंने काफी कुंडलियों पे रिसर्च करी है, उसके बाद मैं कुछ चीजें ऐड कर लेता हूँ अपनी। तो ये वही चीज है। तीसरा घर जो है वो हमारी, यानी कि जैसे ही कोई एथलेटिक फील्ड में होता है व्यक्ति, तो उसकी तीसरा घर बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होता है। तीसरे घर में मंगल हाईलाइट होता है। तो तीसरा घर जो है वो हमारे मतलब खून में उबाल का भी होता है। तो गुस्सा जो है वो खून के उबाल का एक दूसरा रूप है, बहुत ज्यादा गुस्सा।
गुस्से में प्लूटो का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वैसे ही गुस्सा जो है, तो यहाँ पे 3 जो है वो 7, 8, 12 को सपोर्ट कर रहा है। 7, 8, 12 जो है वो एक मतलब गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अंगारक योग को अगर सिग्निफाई करना है केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें 7, 8, 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो मार्स जो है वो 7, 8, 12 दे रहा है। तो अब मार्स की महादशा में, यानी कि अब हमें मार्स की महादशा देखनी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे महादशा महादशा ये हुई मंगल की महादशा जो है 2193 से स्टार्ट हुई थी। तो मंगल ने महादशा में एक रूल बना दिया। रूल जो मेन महादशा लॉर्ड होता है वो एक रूल बनाता है। रूल का मतलब हो गया कि वो जो सारे उसके अंतरदशा में जितने भी प्लेनेट आएंगे वो उस रूल को फॉलो करेंगे और अपना रिजल्ट है वो उससे मतलब टैली करते रहेंगे और रिजल्ट देते रहेंगे। तो महादशा ने गुस्से का रिजल्ट शो कर दिया। अब मंगल में अगर मंगल का अंतर आएगा तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। मंगल में अगर कोई अच्छा अंतर आया जिसमें कि गुस्सा नहीं है, अच्छी विनम्रता है, तो फिर उसमें गुस्सा नहीं आएगा, कम आएगा। लेकिन वो जो मतलब महादशा लॉर्ड के जो रूल है उसको ओवरलेप नहीं करेगा। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और महादशा लॉर्ड का जो रूल है वो थोड़ा सा कम है उससे, तो उसको कुछ ओवरलेप कर देगा, लेकिन वो नहीं है कि उसके बिल्कुल ही परिणाम मिटा देगा। महादशा लॉर्ड को काफी स्ट्रांग माना गया है। उसके बाद अंतरदशा है, उसके बाद पत्यंतर दशा होती है। और प्लेनेट में प्लेनेट सबसे स्ट्रांग है, नहीं सॉरी प्लेनेट नहीं, उसमें उप नक्षत्र ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं हम, और नक्षत्र है उसके बाद प्लेनेट है। प्लेनेट सबसे कमजोर मानते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो सीखने के लिए अच्छी रहती है, आप सीखिए। और अब जो है महादशा में, यानी महादशा मंगल की है, मंगल ने रूल निर्धारित किया, उसके बाद सारे जो रिजल्ट है वो अपने आप आते रहे। तो मंगल की दशा में उनको गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मंगल ने गुस्से का रिजल्ट दिया है। ये होगी मंगल की बात। अब हम करते हैं कि राहु की बात। राहु क्या रिजल्ट दे रहा है? तो राहु जो है वो सिग्निफाई क्या कर रहा है? वो यहाँ पे 7, 8, 12 कर रहा है, प्लेनेट में कर रहा है। मैंने आपको बताया था प्लेनेट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। प्लेनेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग उप नक्षत्र है, उसके बाद नक्षत्र है, उसके बाद प्लेनेट है। तो उप नक्षत्र क्या दे रहा है? उप नक्षत्र 4, 7 और 9 दे रहा है। और वीनस जो है वो 2, 9, 11 दे रहा है। 2, 9, 11 और 4, 7, 9 सारे भाव अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाव है। दूसरा जो है परिवार का है। जो लोग परिवार की फिक्र करते हैं ज्यादातर गुस्सा उनको नहीं आता है। 9 भाव है वो हमारे पिता का भी है, हमारी विनम्रता का है। 11वां भाव है वो गेन है। और चौथा भाव है, वो जो भाव है वो भी बहुत अच्छा भाव है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वो हमारे मतलब जो प्रॉपर्टी का है, सबका है। 7वां भाव है वो एक थोड़ा सा है इसमें, लेकिन 7वें भाव के साथ 8, 12 नहीं लगा, तो यानी कि ये भाव बुरा नहीं है। क्योंकि 7वें के साथ 11 लगा, 9 लगा, तो ये भाव अपनी नैतिकता में आ गया। याद रखिएगा, इस राहु ने गुस्सा शो नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि प्लेनेट में 7, 8, 12 था। वो अब नीचे उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। नीचे सपोर्ट मिलने का मतलब है नक्षत्र में, रूप नक्षत्र में उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ये जो भाव थे 7, 8, 12, 6, 8, 12, वो मतलब न्यूट्रल हो गए। वो अपना अस्तित्व खो दिया है। अगर यहीं पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 7, 8, 12 था और नीचे अगर यहाँ पे 8 आता और यहाँ पे 12 आ जाता, तो फिर ये 7, 8, 12 पूरा बन जाता। क्योंकि नीचे नक्षत्र और रूप नक्षत्र भी उनको सपोर्ट दे देता। यहाँ पे उनको सपोर्ट वो नहीं मिल पाया। यहाँ पे नीचे 7 है लेकिन 8, 12 नहीं है। 7 बुरा नहीं है, 8, 12 के साथ आने से बुरा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि राहु को गुस्सा नहीं आएगा। तो राहु को क्या आएगा? तो राहु को क्या आएगा कि, तो याद रखिए यहाँ पे जो भाव है वो दूसरा है, 9वां है और 11वां है और चौथा है। ये नीचे भाव आ रहे हैं। तो ये भाव जो है वो हमारी विनम्रता को दर्शाते हैं। वैसे जो विनम्रता का जो कॉम्बिनेशन है वो 5, 9, 11 है, क्योंकि 9th हाउस का कस्पल सबलोड 5th हाउस के स्टार लोड से 11th हाउस को सिग्निफाई करता है। तब हमें हमारी जो मतलब जो मूड होता है, हमारा जो नेचर होता है वो विनम्र हो जाता है। विनम्रता का मतलब समझ गए आप? विनम्रता का मतलब है बहुत ही पोलाइट और एक जेन्युइन व्यक्ति की तरह आंसर देना। तो विनम्रता को दर्शाता है। तो 5, 9, 11 होता है, लेकिन यहाँ पे 5, 9, 11 नहीं है, 9, 11 है, वो भी ठीक है। 2, 9, 11 है, वो भी ठीक है। 4 है। मैं एक चीज और आपको इसमें ऐड करता हूँ, वही एक्सपीरियंस वाली बात है कि चौथा भाव जो है वो मात्रा का भाव होता है, उसमें कुछ मात्रता होती है। चौथा जो है उस वो सौम्यता का भाव भी बोले जाते हैं।
चौथा भाव जो है वो हमारी पुश्तैनी जमीन जायदाद का है। तो और जो चौथा भाव है वो हमारे लिए मतलब कुछ मतलब वैसे बुरा नहीं होता है। इसीलिए चौथा भाव जो 9वें और 11वें के साथ मिलता है तो वो भी एक तरह से विनम्रता के तौर पे देखा जा सकता है। ये काफी कुंडलियों पे रिसर्च करने के बाद मेरे को लगा है, तो जो मेरे को लगता है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ। हाँ, ये बात मेरी कई कुंडलियों पे जो है वो सही नहीं बैठेगी, तो नहीं बैठेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीजें अगर काफी मतलब कुंडलियों पे सटीक बैठ बैठ जाती है तो उसको हम कुछ रूल बना लेते हैं। तो यही ज्योतिष में एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस की बात है वो ये है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि 4 9 11 को भी हम विनम्रता मान सकते हैं। वैसे है नहीं है, वैसे ये कोई रूल नहीं है, लेकिन इसमें काफी हमें फायदा मिलता है। तो ये रूल है। तो राहु यहाँ पे हमें विनम्रता दे रहा है। तो अब राहु की जो महादशा आएगी, यानी कि अब जब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि एमडी राहु, यानी कि अभी जो 8% है इनको राहु की महादशा चल रही है 2000 से लेके 2018 तक। तो अभी जो है इनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। एक आप चीज और नोट कर लीजिए, इस ये जो बनाते हो योग और जो भी है, उन पे आप इंसान की एज का जरूर ध्यान रखें। व्यक्ति की एज इसमें बहुत फैक्टर करती है, क्योंकि आप काफी सुना होगा कि मांगलिक जो योग होता है वो 28 साल की उम्र के बाद चला जाता है। तो ये किसी ज्योतिषाचार्य को एक्सपीरियंस था और उनका तुक्का था, वो सही हो रखा है। क्योंकि 28 साल के बाद इंसान में कुछ जो है वो मतलब गुस्सा कम हो जाता है और उनको थोड़ा सा मतलब समझ आ जाती है। तो उन्हें पता है कि बेफिजूल का गुस्सा करने में कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये थ्योरी चली है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो उनकी एज है। तो हमने जो जन्म कुंडली ली है उनकी जो एज है वो मतलब 1954 की है। तो यानी कि काफी एज व्यक्ति है। तो अब इस उम्र में उनको गुस्सा करना जायज नहीं है। आ जाता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से इनको अब विनम्रता में ही रहना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये तो है एक मतलब फैक्ट अलग है, लेकिन महादशा लॉर्ड भी इनको गुस्सा नहीं दिखा रही है। तो अब इनकी जो ये अभी जो पीरियड चल रहा है, इनके गुस्सा नहीं आएगा। जब जब इनका राहु का पीरियड आएगा तो ये विनम्र हो जाएंगे, और राहु जो है वो विनम्रता के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट, और वैसे राहु ने अच्छी रिजल्ट दिए हैं। राहु इनकी शादी के लिए भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, पुत्र प्राप्ति के भी रिजल्ट दे रहा है। राहु जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। इस व्यक्ति को राहु बहुत शार्प माइंडेड बनाता है। यानी कि 4 9 11 जो है वो एजुकेशन में A डिग्री का है। अगर एजुकेशन का हम जब पार्ट करेंगे, एजुकेशन का जो पार्ट करेंगे, तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक जो होती है यानी PhD जो होती है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है 4 9 11। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया है राहु ने। तो मेरा जो आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं इनके बारे में बताऊं। तो राहु और केतु का अंगारक योग इनके ऊपर नहीं है, क्योंकि चलित भाव कुंडली में योग नहीं बन रहा है। और दूसरी बात कि मंगल जो है वो थोड़ा सा जरूर क्रोध दिखा रहा है, लेकिन राहु जो है वो बहुत शालीनता और विनम्रता दिखा रहा है। तो हमने अलग अलग प्लेनेट के रिजल्ट अलग अलग तरीकों से निकाले हैं, वो अलग अलग महादशा में। तो उस हिसाब से इनके रिजल्ट है मंगल की दशा में अलग आएंगे, राहु की दशा में अलग आएंगे। तो राहु और मंगल का ये जो अंगारक योग था ये इस कुंडली में फलित नहीं हो पाया, क्योंकि अगर दोनों साथ में होते तब होता। जैसे कि मंगल भी गुस्सा दिखाया, राहु ने गुस्सा दिखाया, तो मंगल की दशा में राहु का अंतर आया तो इन्होंने कुछ गलत काम किया, या राहु की दशा में मंगल का अंतर आया तो डबल गुस्सा हुआ, फिर उन्होंने गलत काम किया। ये होता है। अगर असलियत में अंगारक योग ये होता है कि दोनों आपको गुस्सा दिखाएंगे और दोनों ही जो है एक समय में मतलब साथ में जब भी आएंगे फिर गोचर में भी आएंगे तो बड़ा भयानक स्तर का योग बना देंगे। तो आज का जो वीडियो था आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जरूर बताएं, कमेंट कीजिए। कुछ अगर कमी रही हो तो जरूर मतलब इसमें बताएं मुझे, मैं कुछ ऐड करूंगा। और कोई नया आइडिया हो तो जरूर दें, किसी योग के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।